तो मित्रों, आज का हम लोगों का पाठ का जो विषय है वो है स्वच्छंदतावादी काव्य, प्रकृति काव्य, राष्ट्रीय चेतना का काव्य और इनके प्रमुख कवि। इस पाठ के अध्ययन के द्वारा आपको स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावादी काव्य, प्रवृत्ति, स्वच्छंदतावादी कवि और उनकी कविताओं के विषय में जानकारी होगी। स्वच्छंदतावादी काव्य के अंतर्गत प्रकृति काव्य की विशेषता को भी आप समझ सकेंगे। राष्ट्रीय चेतना के और इसके प्रमुख कवि और उनकी कविताओं के विषय में भी आपको जानकारी हो सकेगी। स्वच्छंदतावाद को यदि हम परिभाषित करें तो इसके भीतर नवीनता के उन्मेष के लिए आवश्यक उर्वरता, सृजनात्मकता के साथ साथ प्राचीनता तथा जड़ता से मुक्ति आदि का अर्थ मिलेगा। हिंदी कविता के इतिहास में ये विशेष देशकाल की उपज है और इसका संबंध स्वाधीनता की चेतना, पराधीनता विरोध और रीतिवादी सौंदर्यबोध, संवेदना और प्रवृत्ति के विरोध से भी है। इसका संबंध राष्ट्र, मनुष्य और प्रकृति को भी पराधीनता तथा उपभोग मूलक अर्थ से मुक्त करना है। स्वाधीनता आंदोलन की चेतना का सांस्कृतिक स्वर इसके भीतर प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। राष्ट्र और राष्ट्रीयता का अर्थ इसके लिए गहरा और व्यापक है। स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में पश्चिम के रोमांटिसिज्म का जिक्र किया जाता है, किंतु इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली आदि देशों में रेनेसां के उभार की परिवर्तनकारी प्रवृत्तियों के तहत उपजे मध्ययुगीन क्लासिक प्रवृत्तियों से विद्रोह के साथ वहाँ रोमांटिसिज्म फलीभूत हुआ था। इन प्रवृत्तियों का मेल उन देशों की जिस स्वातंत्र चेतना से था, उसमें हमारे देश भारत की तरह औपनिवेशिक गुलामी के अनुभवों का योगदान नहीं था। भारत में स्वच्छंदतावाद का मूल स्वर ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोध था। यहाँ स्वातंत्र चेतना के भीतर देश, राष्ट्र और जातीयता के प्रति प्रेम तथा सहज उत्सर्ग का प्रेरक भाव भी शामिल था। यह स्वर भारत देश की व्यापक सांस्कृतिक परंपरा से अपना संबंध जोड़कर विकसित हो रहा था। अतीत की समृद्धि और गौरव गाथाओं, मूल्य और आदर्श आदि से इसका गतिशील संबंध था। परंपरा और अतीत से इसके संबंध में भविष्योन्मुखता का मूल्य महत्वपूर्ण था तथा रूढ़ियों, जड़ताओं के साथ साथ यथास्थिति परकता से भी इसकी सहमति नहीं थी। परंपरा की सजीवता का बड़ा ही सुंदर चयन स्वच्छंदतावादी काव्य धारा में दिखाई देता है। इसके लिए अतीत स्थिर रहस्यमय स्वरूप में नहीं है, बल्कि उसके भीतर वर्तमान को शक्ति, मूल्य चेतना, सौंदर्य दृष्टि और सौंदर्य समृद्धि प्रदान करने की विरासत है। साम्राज्यवादी वर्चस्व द्वारा निर्मित स्थितियों ने भारतीय मनुष्य की चेतना, बुद्धि और कर्म को गुलामी के अनुकूलन में ढालने का प्रयत्न करते हुए उसे एक रिक्त और अंधकारमय अतीत का लांछन दिया। भाषा, संस्कृति, उद्योग और आधुनिक चेतना आदि के स्तर पर भी वे भारत को पिछड़ा हुआ, रूढ़िवादी, बर्बर तक साबित करना चाहते थे। इस देश को वे इसकी गौरवमयी प्राणधारा से काटकर प्रस्तुत कर रहे थे। शिक्षा आदि के स्तर पर भी उनकी चेष्टा भारतीय मानस को चिर गुलामी के अनुकूलन में ढाल देने की थी। इसीलिए स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के भीतर सर्वाधिक प्रत्यक्ष और शक्तिशाली स्वर राष्ट्रीयता का था। इसके अतिरिक्त स्वच्छंदतावादी काव्य प्रवृत्ति का स्वरूप अखिल भारतीय था। इसके भीतर भारतीय नवजागरण चेतना का स्वर प्रखरतर होता हुआ स्पष्ट हो रहा था। बंगाल में इसकी प्रमुखता उल्लेखनीय थी। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा ने प्रकृति में स्वातंत्र चेतना के नैसर्गिक अर्थ का अनुभव किया। यह प्रकृति व इसका विस्तार इनके लिए स्वदेश में स्वाभाविक वैविध्य और विस्तार की तरह था। इसलिए प्रकृति काव्य व राष्ट्रीय चेतना का काव्य इसके लिए प्रमुख बनता गया। प्रकृति को भी वे एक जीवंत, गतिशील और प्रत्यक्ष अर्थ में प्रस्तुत कर रहे थे। यह प्रकृति चित्रण अपने मंतव्य में और प्रतिफलन में भी छायावादी प्रकृति चित्रण से भिन्न था। छायावादी कवियों ने प्रकृति में रहस्यमयता के जिस अर्थ को अनुस्वीत किया है, वह स्वच्छंदतावादी कविता में नहीं दिखाई देता।
पश्चिमी सौंदर्य शास्त्र और आलोचना में स्वच्छंदतावाद का आशय रोमांटिसिज्म है और इसे क्लासिज्म से विद्रोह के अर्थ में समझा गया। पश्चिम में 1530 से 1750 तक का समय तीव्र आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलाव का रहा है। यही वक्त नए आविष्कारों, नई उद्योग व्यापार प्रक्रियाओं तथा नए उभरते सामाजिक संबंधों का समय है। पुरानी समाज तथा संस्कृति की पुरानी संरचनाओं को तोड़ता हुआ एक नया समाज उदित हो रहा था, जो रूढ़ियों, परंपराओं, जड़ मान्यताओं और ईश्वर आधारित संरचनाओं को मनुष्य केंद्रित मूल्यों की प्राथमिकता के द्वारा जांच रहा था। औद्योगिक क्रांति ने सामंती राजशाही शासन की जड़ों को झकझोर दिया। फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी समेत पूरे यूरोप में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष तेज हो उठा था। सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर पर कलाकारों, साहित्यकारों, चिंतकों और राजनीतिज्ञों की वह पीढ़ी शक्ति अर्जित करने लगी, जो राजतंत्र आधारित कुलीनतावाद से संघर्ष करते हुए विद्रोही बदलाव में स्वर को पहचान रही थी। गैलीलियो, सर आइजक न्यूटन, वॉल्टेयर, रूसो, गेटे आदि ने मानव मुक्ति का केंद्र लेकर मुक्तिकामी चेतना का व्यापक स्वरूप निर्मित किया। यूरोप में उदित इस स्वच्छंदतावादी चेतना में कला, साहित्य, राजनीति, दर्शन, मानविकी इत्यादि क्षेत्रों से रूढ़िवादी, यथास्थितिवादी प्रवृत्तियों से विद्रोह और परिवर्तन की आकांक्षा प्रबल थी। मूल रूप से यह जड़ शास्त्रीयता का विरोध था। इसी के गर्भ से आदर्शवाद, भाववाद, मानववाद वगैरह के साथ साथ नई प्रयोगधर्मिता के लिए वातावरण का जन्म हुआ, जिसने यूरोप का अंतर्बाह्य बदल दिया। देखा जाए तो यही समय उस औपनिवेशिक विस्तार का भी था, जिसके अंतर्गत यूरोपीय देश अपने व्यापारिक पूंजीवादी प्रसार के लिए दुनिया के कई देशों को अपना उपनिवेश बना रहे थे और रूसों के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की मंशाओं से विपरीत कार्यरत रहे थे। कहा जाता है कि इस परिवर्तन के लिए बुनियादी रूप से वहाँ औद्योगिक क्रांति से बदलती स्थितियों की भूमिका थी तथा इस दृष्टि से 1787 की फ्रेंच राज्य क्रांति इस परिवर्तन का कारक बनी। यह पश्चिम में बेशक पश्चिमी ढंग के लोकतंत्र के उदय की स्थितियां थीं, जिनका गहरा संबंध साहित्य और कला के क्षेत्र में उदित स्वच्छंदतावादी आंदोलन से है। इसके भीतर स्वच्छंद होने का मुक्तिपरक अर्थ तो था ही, विद्रोही होने का साहस भी था। कई बार यह मुक्ति रहस्यमय, अस्पष्ट और रोमानी भी थी। इसलिए भाववाद की गति इसके भीतर बहुत स्पष्ट थी। मोटे तौर पर पश्चिमी यानी यूरोपीय स्वच्छंदतावाद का अभिजात्यवादी यानी सामंतवादी प्रवृत्तियों से विद्रोह था। भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वच्छंदतावाद यूरोपीय रोमांटिसिज्म की नकल नहीं था। इसके भीतर सामंतवाद के विरोध के साथ साथ साम्राज्यवाद विरोध का स्वर भी था और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यह अपनी चेतना में बहुत सक्रिय, स्पष्ट और साहसिक था। जैसा कि स्पष्ट है कि भारतीय स्वच्छंदतावादी काव्य का स्वरूप अखिल भारतीय था, बांग्ला में रविन्द्रनाथ ठाकुर के काव्य में इसका सबसे सुंदरतम प्रणयन देखा गया। इसके अतिरिक्त उड़िया, मराठी, तमिल, पंजाबी, उर्दू और संस्कृत में भी इसका स्वर फला फूला है और इसका मुख्य स्वर औपनिवेशिक दासता का विरोध करते हुए भारतीय ज्ञान, संस्कृति, प्रकृति, जीवन और सामान्य जन की उदात्त मानवीय प्रेरणा तथा विश्वसनीय छवियों में रंग भरना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत के जीवंत शक्ति स्रोतों पर कुठाराघात किया था, जिसका परिणाम आज तक दिखाई दे रहा है। उन्होंने भारत को अवैज्ञानिक, स्मृति विहीन तथा भाषा और संस्कृति की दृष्टि से दरिद्र साबित किया। भारतीय संसाधनों के दोहन से अपने देश की औद्योगिक क्रांति को तेजी प्रदान करने वाले अंग्रेजों ने इस देश को बर्बर और राष्ट्रीयता की भावना से शून्य कहा। इस भारी प्रहार के विरोध में भारतीय बौद्धिकों, दार्शनिकों, कलाकारों और साहित्यकारों ने व्यापक तौर पर देश की समृद्ध जातीय स्मृति, भूगोल और महानता से भरे प्रसंगों को जीवन प्रदान किया। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिभा ने नवजागरण चेतना को
उसके सुंदरतम रूपों में रच दिया। उनकी रचनात्मक चेतना ने भारतीय परंपरा के जीवित स्रोतों से अभिनवतामूलक अंतरक्रियात्मक संवाद किया। फलतः एक समृद्ध परंपरा उनके स्वर में बोल उठी। भारतीय अतीत में समृद्ध रूपों से संवाद का यह क्रम संपूर्ण भारतीय स्वच्छंदतावादी काव्य में दिखाई देता है। यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद और समूचा भारतीय दर्शन एक नया पाठ लेकर सामने आए और इस पाठ में भारतीय राष्ट्र और उसकी स्वातंत्र चेतना की समृद्धि की खोज हुई। हिंदी में जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंद पंत की रचनाशीलता में यह जागरण स्वर प्रकट हो रहा था। द्विवेदी युग के कवियों ने भी भारतीय संस्कृति के समृद्ध पक्षों को साहित्य में रूपायित किया, जिनमें मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी आदि के स्वर में इसे देखा जा सकता है। कुछ आलोचक स्वच्छंदतावाद को छायावाद का पूर्व स्वर मानते हैं। वस्तुतः स्वच्छंदतावाद का संबंध जिस साम्राज्यवाद विरोध, राष्ट्रीयता की चेतना तथा प्रत्यक्ष प्रकृति से है, उसका इस रूप में निर्वाह छायावाद में होता दिखाई नहीं देता। और सारे स्वच्छंदतावादी कवि छायावादी कवि नहीं हैं, किंतु राष्ट्रीयता के गहरे विस्तृत रागात्मक रूपों की रचना में छायावादी कवियों को अधिक सफलता मिली है। इस प्रकार नवजागरण चेतना के मूल में व्यापक भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण के विचारों और संघर्षों की अनुगूंज शामिल हुई है, जिसमें राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंद, गांधी और तिलक तो हैं ही, हिंदी में भारतेंदु की नवजागरण चेतना से संवाद का परिप्रेक्ष्य भी है। भारतेंदु का साम्राज्यवाद विरोधी स्वर तथा आधुनिक चेतना भी इस नवजागरण चेतना में शामिल हुए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा ने भारतीय मनीषा और चिंतन से जीवित संबंध कायम किया। वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत साहित्य और संत काव्य परंपरा उनके लिए भूले हुए विषय नहीं थे। जैन, बौद्ध दर्शन और विचार, निर्गुण, सगुण काव्य, सूफी काव्य भी इसका संदर्भ बनते हैं और इसे हम अखिल भारतीय स्तर पर रूपायित होते हुए देख सकते हैं। वाल्मीकि, भवभूति, कालिदास, शूद्रक जैसे रचनाकारों से रचनात्मक जुड़ाव इस काव्यधारा में देखा जा सकता है। बुद्ध की करुणा का सृजनात्मक रूप अनेक कवियों में प्रकट हुआ है। स्वच्छंदतावाद की मानवतावादी वृहत दृष्टि के निर्माण में परंपरा से संवाद की भूमिका रही है। इसी के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवशाली पक्ष भी निर्मित हुआ। संस्कृति के अनेक समृद्ध प्रतीकों को भारतीय मिथकों के अवगाहन से ही यहाँ अर्जित किया जा सका। मैथिली शरण गुप्त के लिए तो पुराण और मध्यकालीन इतिहास सबसे समृद्ध थाती रहे हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य का जड़ अतीत, रूढ़िवादिता, सामंतवाद और रीतिवाद से स्पष्ट तथा तीव्र विरोध है। यह विद्रोह संवेदना, काव्य भाषा और शिल्प के स्तर पर साफ दिखाई देता है। संवेदना के स्तर पर नए विषयों, क्षेत्रों, प्रश्नों और विचारधाराओं से जुड़ाव है, तो भाषा के स्तर पर हिंदी भाषा का स्वरूप बहुलतामूलक, व्यापक तथा प्रवाही होता दिखाई देता है। इस भाषा को वह रागात्मकता गढ़ रही है जिससे भारतीय प्रगीत परंपरा की में नवता दिखलाई देती है। पश्चिमी रोमांटिक काव्य की तरह का विद्रोह इसमें नहीं है, किंतु आधुनिक मनुष्य की वैज्ञानिक चेतना से संबंध अवश्य है। देश की स्वाधीनता की मांग से जुड़कर यह विद्रोह साम्राज्यवाद का विरोधी हो जाता है, तो गुलामी के कारण सुप्त पड़े भारतीय विवेक और सांस्कृतिक समृद्धि को जगाने के लिए रीतिवादी प्रवृत्तियों से संघर्ष सामंतवादी प्रवृत्तियों के विरोध का रूप ले लेता है। इस विद्रोह में मनुष्य की मुक्ति उसके सक्रिय व्यक्तित्व में संगठित होती हुई दिखाई देती है और इस तरह लोकतांत्रिक चेतना का रूप भी प्रस्फुटित होता दिखाई देता है। यह मनुष्य कविता के भीतर अपनी निजी संवेदना, राग विराग और संघर्ष के साथ उदित होता है और यह अब वर्जित विषय नहीं है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने भारतीयता को व्यापक फलक पर
जीवित करके राष्ट्र को जीवित सत्ता में बदल दिया। यह राष्ट्र एक जीवित सांस्कृतिक, दार्शनिक, सामाजिक स्वरूप था। इसके भीतर से स्वदेश का एक विराट स्वरूप उभर रहा था। विविधताओं के ऐक्य का सांस्कृतिक अर्थ रचा जा रहा था। विभिन्न अंचल, विस्तृत मनोहारी भूगोल, विशद ज्ञान, समृद्ध परंपरा, प्रकृति, खनिज आदि सब मिलकर देश और देश प्रेम का उज्जवल रूप निर्मित कर रहे थे। राष्ट्र के प्रति अभिमान, राष्ट्र को जागृत स्वरूप समझने का विवेक, राष्ट्र की निरंतरता, व्यापकता और स्वाधीनता के लिए उत्सर्ग का आवाहन इसका प्रमुख अंग था। अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में रविंद्रनाथ ठाकुर, माइकल मधुसूदन दत्त, विवेकानंद, सुब्रमण्यम भारती, फकीर मोहन सेनापति, इकबाल अकबर इलाहाबादी, जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त आदि के स्वर में यह प्रकट हुआ। पश्चिम में विकसित स्वच्छंदतावाद की व्यापक अनुभव भूमि में जहाँ एक ओर आभिजात्यवाद, सामंती सौंदर्य बोध एवं प्रवृत्तियों और शास्त्रीयतावाद का विरोध था, तो दूसरी ओर औद्योगिकरण के फलस्वरूप बढ़ते मशीनीकरण से उभरते सामाजिक मूल्यों, शहरीकरण से उपजी कृत्रिमताओं के विरोध का स्वर भी था। पश्चिमी नवजागरण के प्रस्तावक चिंतक रूसो ने प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू नेचर का सूत्र दिया। यह औद्योगिक क्रांति की ठोस संवेदनहीन प्रक्रियाओं से मनुष्य की संवेदन, भावमयता, करुणा और आदर्श को बचाने का संघर्ष था। इसलिए स्वच्छंदतावाद की आंतरिकता भाववादी है। प्रकृति बाहर बढ़ती हुई कृत्रिमताओं से मुकाबले का एक मानवीय उपक्रम है। मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि सभी कवियों के यहाँ प्रकृति के स्फूर्त जीवंत रूप चित्रित हैं। प्रकृति यहाँ एक स्वायत्त स्वरूप में है, उद्दीपक वगैरह के उपभोग परख अर्थ में नहीं है। वह दृष्टा है, संगिनी है, संघर्ष का रंग है, संस्कृति है, स्वदेश है और कई कई रंग में है। प्रकृति यहाँ मानवीय भाव प्रसार और स्वपन का भी विस्तृत क्षेत्र है। माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी आदि कवियों के काव्य में प्रकृति की उन्मुक्तता और प्रसार है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रकृति की छवियों का किंचित अंकन किया है, इसे प्रमुखता से नहीं लिया है। स्वच्छंदतावादी काव्य में प्रकृति जैसे सहजीवन के रूप में चित्रित है। छायावादी काव्य की रहस्यमयता का संस्पर्श वहां नहीं है। स्वच्छंदतावादी काव्य में प्रतिफलित नूतनता का सबसे मजबूत कारक कल्पना है। यह कल्पना छायावादी कविता की भी प्रवृत्ति है। स्वच्छंदतावादी काव्य में इसका उन्मेष दिखाई देता है। कल्पना की निर्मिति में नवजागरण युगीन मुक्ति और संघर्ष चेतना की वह भूमिका अवश्य थी जिसने कवि को रूढ़ विद्रोह की प्रसरित जमीन दी, जिस पर उसकी सौंदर्यानुभूति, संवेदना और कला की गढ़न उन्मुक्त हो चुकी। यह कल्पना उसके नवसृजन का साहस भी है। व्यक्ति स्वातंत्र्य और स्वाधीनता संघर्ष का व्यापक स्वर इसमें जुड़कर एक हो जाता है। पराधीन देश इस कल्पना के जरिए अपने समृद्ध अतीत को जीवित परंपरा में बदल देता है। संवेदना और भाषा को नया स्वरूप मिलता है। विद्रोह सृजनात्मक रूप में प्रतिफलित होता है। इस काव्य प्रयुक्त ने कल्पना के द्वारा ही उस असीम को व्यक्त किया जिसमें मनुष्य की रागात्मक क्षमता का विस्तार था। कल्पना का यह वैभव सभी स्वच्छंदतावादी कवियों में फला फूला है। मुकुटधर पांडे, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, सुभद्रा कुमारी चौहान और रामनरेश त्रिपाठी में भी। मैथिली शरण गुप्त में भी यह उनकी कविता की शक्ति है। अवश्य भले ही ज़्यादा उन्मुक्त नहीं है। यहाँ कल्पना वायवीय नहीं है बल्कि मानवीय कार्य व्यापार की संगिनी है। इस तरह हम देखें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की प्रसारमयी भूमिका के साथ स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में प्रेम भारतीयता के रूप में पककर व्यक्त हुआ है। इसमें रूढ़ विद्रोह तो है मगर सक्रिय मानवीय सामाजिकता का तिरस्कार नहीं है। इसके भीतर संस्कृत के कालिदास,
भवभूति, सगुण भक्त कवियों का माधुर्य, सूफियों का एकांत रागात्मक भाव मिलकर निखरे हैं। रीतिवादी उपभोग की प्रवृत्ति का विरोध भी स्पष्ट है। यह मानवीय सौंदर्य चेतना की आंतरिक समृद्धि है जो प्रकृति से जुड़कर सर्वाधिक व्यक्त हुई है। इस प्रेम में देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, मनुष्य से प्रेम आदि के रूप में मिले हुए हैं। स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का आदर है। संवेदना, भाषा और शिल्प की नूतनता को लेकर हुए प्रयोगों में स्वच्छंदतावादी काव्य की रुचि प्रगीत शैली के प्रति देखी गई। प्रबंधात्मक काव्य के प्रति रुझान प्राय नहीं थी। रामनरेश त्रिपाठी ने इस दिशा में प्रबंधात्मक और खंड काव्य के रूप में मिलन, पथिक आदि कृतियों की रचना की, किंतु अपने स्वभाव में स्वच्छंदतावादी काव्य के लिए प्रगीत का शिल्प ही अनुकूल था। इसके भीतर भी रूढ़ियों और बंधकों के त्याग का मूल्य सक्रिय था। स्वच्छंदतावादी कविता की भाषा द्विवेदी युगीन भाषा का एक रेखीय सपाट रूप तोड़कर सूक्ष्मता की ओर अग्रसर हुई भाषा है। इसे प्रेम, सौंदर्य कल्पना के अनुरूप होना था, अतः रूढ़ अलंकरणों, बिंब विधानों और शास्त्रीयता मूलक शब्दों को छोड़कर ये नए उपमानों, बिंबों, प्रतीकों की ओर बढ़ी। तत्सम के आभिजात्य को इस भाषा ने सचेत ढंग से तोड़ा। जीवन के सामान्य कार्य व्यापार से जुड़कर अपने विषय और संवेदना का ही नहीं, भाषा का भी विस्तार किया। मिथकों में नया अर्थ भरा गया, नई लय, नई संगीतात्मकता खोजी गई। इस ढंग से ध्वनि में प्रयोगों को भी सुंदर रूप दिखाई देता है। कल्पना ने इस भाषा को नई जगमगाहट से भर दिया। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में प्रकृति का नूतन उन्मेष दिखाई देता है। प्रकृति अपने स्वाधीन, सचेतन और उदात्त रूप में चित्रित है। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का अत्यंत प्रिय विषय है प्रकृति। उसकी संवेदना, विषय वस्तु और भाषा की नवीनता प्रकृति के अनेक उन्मुक्त रूपों के सृजन में झलकती है। प्रकृति के प्रवेश से उसका भाव जगत समृद्ध होता है, कल्पना उन्मुक्त होती है। काव्यधारा को अभिनव अर्थ, रूप और ध्वनियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकृति चित्रण में भी भारतीय परंपरा का सौंदर्य अवश्य शामिल है। प्रकृति के नाना रूपों का लयपूर्ण रागात्मक चित्रण इन कविताओं में मिलता है। प्रकृति को देखते हुए स्वच्छंदतावादी कवि भारत देश के विराट उन्मुक्त स्वरूप की रचना करते हैं। प्रकृति उनके जागरण गीतों का अमिट छंद बनकर प्रकट होती है। उनके पराधीनता विरोध की शक्ति भी प्रकृति ही है। प्रकृति के द्वारा यथार्थ की संकीर्ण सीमाओं का अतिक्रमण करने में भी वे सफल होते हैं। प्रकृति के अपरिमित सौंदर्य को रचते हुए स्वच्छंदतावादी काव्य को सूक्ष्मता और गहराई का शिल्प मिला है। प्रकृति काव्य की दृष्टि से मुकुटधर पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी सहित जयशंकर प्रसाद निराला, पंत और महादेवी जैसे छायावादी कवियों की कविताओं को देखा जा सकता है। स्वच्छंदतावादी काव्य चेतना का एक प्रमुख स्वर राष्ट्रप्रेम भी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोध के द्वारा स्वाधीनता आंदोलन की मुक्ति चेतना का प्राण तत्व इसमें समाहित है। मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर आदि कवि राष्ट्र की मुक्ति के लिए जागरण और जन आह्वान के कवि हैं। इस काव्य में राष्ट्रीयता की विराट चेतना रूप लेती है। भारत और भारतीयता यहाँ भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति, दर्शन और कला में वैविध्य के भीतर एकता के स्वर के रूप में पहचाने गए हैं। राष्ट्र को एक आत्मिक स्वरूप में निर्मित करता हुआ यह काव्य नवजागरण चेतना का समृद्ध स्वर बनता है। प्रमुख स्वच्छंदतावादी कवियों के बारे में बताते हैं। पहले कवि के रूप में हम मैथिली शरण गुप्त को लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीयता उनके लिए उनके काव्य का प्रेरक तत्व है। वे राष्ट्र को उसकी विराट सांस्कृतिक विरासत के साथ साकार करते हैं। अतीत की समृद्धि से वे अपने काव्य विषय चुनते हैं। भारत भारती उनकी प्रेरणास्पद उद्बोधन काव्य कृति है। राष्ट्र को मूर्तिमान करना, उसके गौरव को व्यक्त करना, देश प्रेम की भावना पर बल देना, भाषा और संस्कृति की भारतीयता का पुनराविष्कार,
मानवतावादी दृष्टिकोण, स्वराज का गुणगान उनके काव्य में रूपायित होता है। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के राष्ट्र कवि के रूप में विभूषित हुए। देश में भारत माता, भारत जननी के उच्चतम पद की कल्पना कर रहे थे। सभी भारतवासी उनके लिए भाई बहन के आत्मीय संबंध में थे। भारतीय जन की शक्ति को उन्होंने बड़ी प्रशंसा के साथ देखा। वे भारत को जाति, संप्रदाय आदि की असमता से अलग भारतीयता की एकता में देख रहे थे। द्विवेदी युगीन मूल्य चेतना से प्रभावित मैथिली शरण गुप्त ने सिद्धराज, साकेत, यशोधरा, गुरु तेग बहादुर जैसी अनेक कृतियों की रचना की। वे स्वाधीनता आंदोलन के गांधी, तिलक, गोखले जैसे महान व्यक्तित्वों से प्रभावित तो थे ही, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे नवजागरण के आदर्श व्यक्तियों से भी प्रभावित थे। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता, देती नहीं अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। और दूसरे कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी जी। स्वच्छंदतावादी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में रामनरेश त्रिपाठी प्रमुख हैं। उनके काव्य का स्फुरण समय द्विवेदी युग है, अतः द्विवेदी युगीन मूल्यों का परिसीमन उनके काव्य में भी दिखाई देता है। भारतीय राजनीति में गांधी के उदय के संदर्भों ने उन पर गहरा असर डाला था। उन्हें गांधी जी की निकटता भी मिली। अपने काव्य में देश प्रेम का अलख जगाने के लिए उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष के मूर्त संदर्भों को चुना है। देश प्रेम, स्वदेशी और प्रकृति उनकी कविता के विषय हुए। उन्होंने प्रबंध तथा खंड काव्य लिखे। मिलन, पथिक, स्वप्न शीर्षक कृतियों में उन्होंने स्वाधीनता और जागरण का स्वर व्यक्त किया है। स्वाधीनता आंदोलन में भागीदारी ने उनकी राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़ता प्रदान की। वे आस्तिक व्यक्ति थे तथा प्रकृति में उन्होंने आध्यात्मिक विकास को लक्षित किया। मानसी उनके मुक्तकों की रचना थी। देश उनके लिए उदात्त और व्यापक प्रकृति है तथा भारतीय एकता का स्वरूप है। देश को मूर्त करते हुए उन्होंने लिखा, जिसके तीनों ओर महोदधि रत्नाकर है, उत्तर में हिमशशि स्वरूप सर्वोच्च शिखर है, जिसमें प्रकृति विकास रम्य सुंदर उत्तम है, जीव जंतु फल फूल शस्य अद्भुत अनुपम है। रामनरेश त्रिपाठी ने भारत को ग्राम्य भूमि की उर्वरता में देखा। लोक चेतना से भी उनका स्वर जुड़ा हुआ था। अगले कवि के रूप में हम माखनलाल चतुर्वेदी जी को लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए वो जेल भी गए और जेल की यातनाएं भी भोगी। उन पर स्वामी विवेकानंद, तिलक और गांधी का भी प्रभाव था, किंतु उनका स्वर क्रांतिकारी था। उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिकाएं राष्ट्रीय चेतना का विगुल थी। प्रभा बंद हुई तो कर्मवीर का प्रकाशन शुरू किया, जिसमें कर्म और उत्सर्ग का मूल्य ही प्रमुख था। वे प्रखर स्वाधीनता समर्थक थे। वे देश की आज़ादी के स्वरूप को यथार्थ संघर्ष की जमीन से उठते हुए देख रहे थे। उनकी कविता में जागरण, उद्बोधन और उत्सर्ग के सच्चे स्वर ने जन मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। राष्ट्रीय चेतना और प्रकृति प्रेम के स्वर उनकी कविता में घुले मिले थे। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता कारागार के कठिन अनुभवों के भीतर से देश के लिए बलिदान का प्रेरक स्वर उठाती है। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक उनकी कविता ने बहुत लोकप्रियता प्राप्त की थी। उन्होंने लिखा, गिरे हुए राष्ट्रों को मेरा मत है शीघ्र उठाने को, उनकी मुरझी हुई नसों में जीवन ज्योति जगाने को। प्रकृति के स्फूर्त सक्रिय रूप की सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में मिलती है। वे उन्मुक्त हवा, गतिशील नदियों और स्वाभिमानी पर्वतों की कविता रचते हैं। प्रकृति में उन्होंने राष्ट्रीय चेतना का स्वर मिलाकर प्रस्तुत किया है। वे लिखते हैं, जब चांद मुझे नहलाता है, सूरज रोशनी पिन्हाता है, क्यों दीपक लेकर कहते हो वह तेरा है यह मेरा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय युवा मन को
बखूबी झंकृत किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमर राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, उद्दंड राष्ट्र, यह मेरी बोली, यह सुधार समझौतों वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। वे साम्राज्यवादी पराधीनता से विद्रोह के कवि हैं और वे सामाजिक समानता और प्रकृति के प्रति अनुराग के कवि भी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान भारतीय वीर काव्य का एक चमकता हुआ नाम है। देश, देशभक्ति, उत्सर्ग, भावना और विश्व मानव के सुख दुख की चिंता उनकी कविता का केंद्रीय स्वर है। सुभद्रा कुमारी चौहान भी सक्रिय स्वाधीनता सेनानी थीं। अत्यंत विकट स्थितियों में वे जेल में भी रहीं। उनका रचनालोक इस संघर्ष के गतिशील व्यापक अनुभवों से बना। कविता में देश के प्रति वे सच्चे भाव व्यक्त करना चुनती हैं। देश प्रेम और उत्सर्ग को जीवन में ढालकर जीना उन्हें आया था। तिलक के स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे मंत्र ने उन्हें भी आरूढ़ित किया। भारत की स्वाधीनता के अर्थ को उन्होंने भी उसके समृद्ध अतीत से ग्रहण किया। लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करने वाली उनकी कविता बेहद लोकप्रिय हुई है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसके अतिरिक्त अनेक महानायकों पर उन्होंने कविताएं लिखी। जलियांवाला बाग पर लिखी उनकी कविता अत्यंत मार्मिक है। सत्याग्रह के नैतिक बल पर उनकी कविता बेजोड़ है। वे अत्यंत प्रवाही, सहज भाषा की कवयित्री हैं। देश को अनेक कुरीतियों और रूढ़ियों से मुक्त कराने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया था। उन्हें उनके ऐसे लक्ष्य में संबल देने वाला सहयोगी परिवार मिला था, इसलिए भी वे अपनी बड़ी संघर्षपूर्ण भूमिका को पूरी भागीदारी के साथ निभा सकें। उनका काव्य संसार व्यापक है। देश प्रेम के अलावा वात्सल्य, भक्ति और प्रकृति परक कविताएं भी उनकी मिलती हैं। और इन कवियों के अतिरिक्त स्वच्छंदतावादी राष्ट्रीय और प्रकृति काव्य धारा के कवियों में हमें बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी आदि कवि मिलते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी के काव्य में भी यह स्वर मिलता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वच्छंदतावादी कविता में नवजागरण का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इस कविता का प्रमुख स्वर राष्ट्र प्रेम और प्रकृति प्रेम भी है। स्वच्छंदतावादी कविता का भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और मानवतावादी दृष्टि से गतिशील संबंध रहा है। स्वच्छंदतावादी कविता में जड़ अतीत, रूढ़वादिता, सामंतवाद और रीतिवाद से स्पष्ट और तीव्र विरोध परिलक्षित होता है।